नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। इस दौरान कुमाऊनी छपुलिया नृत्य से सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। उसके साथ इस दौरे में सांसद अजय टमटा मौजूद रहे। हालांकि जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्या और वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतूड़ी किसी कारणवश शामिल नहीं हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में आज इस मेले का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां पर सीएम धामी ने मेले का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें इस मेले का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ आज से हो गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर इस मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम के साथ सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे और आज से मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ हो गया है। उत्तर भारत का एक बहुत सुप्रसिद्ध मेला, सुप्रसिद्ध स्थान मां पूर्णागिरि का यहाँ पर है। इसमें 10 वर्ष 35 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और पूरे साल भर 70 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और मुख्य सेवक के रूप में इस बार ये मेले का मुझे आज से इस यात्रा का उद्घाटन का अवसर मिला है। मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और हमारे प्रशासन के लोग भी लगे। ये यात्रा, ये मेला सभी के लिए शुभ हो, आने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार से सुविधाजनक हो। उत्तराखंड के लिए इस समय बिजली संकट ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। राज्य में इस साल बारिश कम होने और गैस से चलने वाले बिजली उत्पादन केंद्रों के बंद होने से राज्य में बिजली संकट गहराता ही जा रहा है। इस संकट से उभरने के लिए राज्य सरकार केंद्र से मदद मांग रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इसी विषय पर शुक्रवार शाम को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात भी होनी है। सरकार को उम्मीद है कि इस बैठक में कोई हल जरूर निकलने वाला है, जिससे उत्तराखंड में बिजली संकट से उबरने में मदद मिलेगी। यहां पर उत्तराखंड में बिजली संकट जो है वो पूरी तरीके से गहराता जा रहा है और अब शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें शायद कुछ हल इस समस्या को लेकर निकल सकता है। अभी ब्यासी प्रोजेक्ट पिछले साल कमीशन हुई थी। ब्यासी के बाद अब लखवाड़ प्रोजेक्ट पे वर्क अवार्ड हो चुका है। बहुत जल्दी उसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगी और किशाऊ परियोजना को लेकर के भी हम लोग काफी प्रयासरत हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था भागीरथी वैली इको सेंसिटिव जोन के डिक्लेरेशन और भागीरथी नदी की सारी परियोजनाएं बंद होना और उसके साथ साथ अलकनंदा नदी में अब ऑफिशियली बैन तो नहीं है लेकिन अनऑफिशियली सारी परियोजनाएं रुकी हुई हैं और स्टेट के अनुरोध पर पीएमओ से लेवल पर मीटिंग भी रखा गया था। उसी बीच में जोशीमठ त्रासदी आ गई थी। जोशीमठ त्रासदी में अब कुछ लोगों ने एनटीपीसी के परियोजना के ऊपर ब्लेम लगा दिया है। उत्तराखंड में रेशम कीट उत्पादन करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की है। रेशम से जुड़े किसानों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने आज रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना के जरिए उत्तराखंड में रेशम कीट उत्पादन करने वाले लगभग 12,000 किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। रेशम कीट बीमा योजना के साथ साथ उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुनी करने और उनके जोखिम को कम करने के लिए पशुपालन और अन्य उत्पादनों को पैदा करने वाले किसानों को भी इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड रेशम निदेशालय और भारतीय कृषि बीमा कंपनी के संयुक्त प्रयास से आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि शुरुआती चरण में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसे धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।
कृषि मंत्री ने साथ ही कहा कि इस योजना से प्रदेश के रेशम से जुड़े किसानों को काफी लाभ मिलेगा और उनकी आय को बढ़ाने के साथ फसलों के जोखिम को कम किया जा सकेगा। यहां पर रेशम किसानों को बड़ा लाभ सरकार ने पहुंचाया है और रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। साथ ही साथ 12,000 किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा, यह भी कहा गया है। रेशम किसानों के लिए सरकार की यह पहल यहां पर सामने आई है। रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ हुआ है जिसमें 12,000 किसानों को इससे लाभ मिलने वाला है। एसे की अध्यक्ष वो चेयरमैन गिरजा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस योजना का शुभारंभ देवभूमि उत्तराखंड से किया है और इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर 4 जिलों को इसमें लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 250 किसानों को इससे जोड़ा गया है और हमने घोषणा की है कि शीघ्र ही इसको हम प्रदेश के जो 12,000 हमारे किसान हैं उनका प्रीमियम हमारी सरकार देगी। यहां पर रेशम के किसानों को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, जहां पर रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ सरकार की तरफ से किया गया है और कृषि मंत्री ने यहां पहुंचकर इस योजना का शुभारंभ किया है। बारह 12,000 किसानों को इससे लाभ मिलेगा और रेशम कीट बीमा योजना का यहां पर शुभारंभ किया गया है, इसमें सरकार की तरफ से यह पहल की गई है और बड़ा लाभ यहां पर किसानों को मिलने वाला है। ऋषिकेश की तर्ज पर अब देवप्रयाग में भी पर्यटकों को मरीन ड्राइव देखने को मिलेगा, जिसको लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और इसके लिए जो बजट का प्रारूप है वो भी शासन में भेजा जा चुका है। देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से बात की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी मांग को पूरा करते हुए मरीन ड्राइव के लिए हामी भर और अब शासन में इसका प्रस्ताव पहुंच चुका है, जो जल्द धरातल पर देखने को भी मिलेगा। बच्चा आईआईटी देखिए, निश्चित तौर पर ये तो क्योंकि गंगा आरती होनी चाहिए, पर वहाँ के जो हमारे पंडित समाज के लोग हैं उनसे बैठकर काम किया। निश्चित तौर पर आपने देखा कि टुंडेश्वर जो पुल है वहाँ की बहुत पुरानी मांग थी, जो संगम के बीच में जो दोनों नदियों के बीच में एक टापू आपने देखा होगा, वो पुल भी अब अंतिम चरण में लगभग फाइनल स्टेज में, जुलाई थी अब जून तक वो पुल भी जनता को समर्पित हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ऑल वेदर रोड के आने से देवप्रयाग में पर्यटक की स्थिति बढ़ी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पिछले कार्यकाल में मरीन ड्राइव की घोषणा की थी, तो वो भी मरीन ड्राइव जो देवप्रयाग में बनने जा रहा था उसका भी जो है उसकी फाइनेंस वो बैठक शुरू होने वाली है। सरकार वैसे घर में जाके भी कुछ बोल देना, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। तो हर साल क्या है, बच्चा आईआईटी के अंदर जाता तो उसको लगता है आईआईटी में लोग कैसे प्रभाव पड़ता है। आप देखो हम भी राजनीतिक दल सरकार वैसे घर में जाके भी कुछ। अब खबर विकासनगर से है, जहां किसान काफी संख्या में इकट्ठा होकर सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि यह प्रदर्शन सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंचने पर किया गया। इस दौरान किसानों ने बताया कि उनके खेतों में नहरें तो विभाग ने बना दी, लेकिन उन नहरों में कई महीनों से पानी नहीं आया है, जिस कारण उनकी फसल अब बर्बाद हो रही है। यहां पर सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नहरें तो बन गई लेकिन उसमें पानी कई महीनों से नहीं आया है, जिससे उनकी फसल जो है वो बर्बाद हो रही है। किसानों का प्रदर्शन यहां पर किया गया है, सिंचाई विभाग के खिलाफ ये प्रदर्शन यहां पर किया गया है और कहा गया है कि जो नहरें बनी हैं उसमें पानी की जो पूर्ति है वो यहां पर नहीं की गई है, जिस वजह से फसल की बर्बादी देखने को मिल रही है।
सिंचाई विभाग के खिलाफ यहां पर किसानों का प्रदर्शन जो है वो किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो किसान हैं वो अपनी फसल को बर्बाद होते हुए दिखा रहे हैं, किस तरीके से पानी न होने के कारण जो फसल उनकी है वो बर्बाद हो रही है और अब किसान नाराज दिखाई दे रहे हैं। पानी की बहुत गंभीर है जी यहाँ। अब रेटर आते हैं यहाँ तो वो पीछे ही पानी दे के अच्छा जाते, चाबियां दे रखी सब कौन है पीछे काश कर सब चाबियां दे रखी उन्होंने। और यहाँ पानी का कोई तो देख लिया, आप भी देख रहे, यहाँ पानी कोई नहीं है, घूट भी खेती सब सूख रही है। यहाँ पानी के लिए इकट्ठा है, हमारे यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है और यहाँ पे बहुत ही तगड़ी समस्या हो रखी पानी की। पानी आता है ऊपर सिंगनी वाला से तो उसको पीछे रोक दिया जाता है, वहां पे ताले लगाते हैं वो लोग, ताले तोड़ लेते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैडम को फोन करते हैं, मैडम ही बोलती है कि आपकी खेती है वहां पे केले बंदे की। तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारी गेहूं भी खराब हो चुकी है और यहाँ पे समस्या ट्वेल्व की है। ट्वेल्व हम लोगों को जरूर चाहिए। तोड़ रहे जो हमें पानी ना दे पाए, जो हमें पानी होली के मौके पर राजधानी देहरादून में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और घटनाओं को लेकर पहले से ही इमरजेंसी सेवाओं को दुरुस्त कर लिया गया था। इसी के तहत दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की इमरजेंसी को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए थे। होली के दौरान हुड़दंग और हादसों में घायल होने वाले लोगों के इलाज के लिए दून अस्पताल प्रबंधन इमरजेंसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई थी। होली के त्योहार और हुल्लड़बाजी के जश्न के बीच बड़ी संख्या में दून मेडिकल अस्पताल में मरीज पहुंचे, जिनका चिकित्सकों की टीम ने इलाज किया। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर नरेश कुमार राणा ने बताया कि 70 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचे। त्वचा रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग विशेषज्ञों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया था। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई, पैथोलॉजी विभागों को भी फंक्शनल मोड पर रखा गया था। तो 70 to 75 के 60 to 75 के लगभग केस आए हैं और इसमें कुछ एक्सीडेंटल है, कुछ मारपीट के हैं, कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी के हैं, कुछ खांसी जुकाम के हैं, जिससे पानी से ठंडे पानी से उनको खांसी जुकाम हो गया। यहां पर अस्पताल में विशेष चिकित्सकों की तैनाती की गई थी। होली को देखते हुए जो अस्पताल हैं और डॉक्टर्स हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया था। पूरी तरह जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर होली के मौके पर दिखाई दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के दौरान अमाऊ में लस्सी स्टोर पर रुककर लस्सी का आनंद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जनता का हालचाल भी जाना और जनता से आह्वान करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक स्थानीय शीतल पेय उत्पादों का उपयोग किया जाए और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अधिकांश स्थानीय उत्पादों का स्वाद लेने से खुद को नहीं रोक पाते हैं और स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु सीधे दुकानों पर पहुंचकर स्थानीय उत्पादों का भरपूर आनंद लेते हैं। यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक लस्सी की दुकान पर वो पहुंचे, जहां उन्होंने लस्सी का आनंद लिया और साथ ही साथ कहा
कि क्षेत्रीय जनता से भी उन्होंने बात की और कहा कि जो उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पादों हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लोगों तक वो पहुंचना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि वो जब दौरे पर निकलते हैं तो इसी तरह किसी ना किसी दुकान पर वो पहुंचते हैं, लोगों से बात करते हैं, दुकानदार से बात करते हैं और वहां जो वस्तु है उसका आनंद भी वो लेते हैं। और इसी तरह की तस्वीर भी निकलकर सामने आई है जहां पर अपने खतीमा के दौरे पर उन्होंने क्षेत्रीय जनता का हालचाल जाना, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही साथ स्थानीय उत्पादों का भी बढ़ावा देने की उन्होंने बात कही। और एक दुकान पर रुककर उन्होंने लस्सी का भी भरपूर आनंद लिया। ऋषिकेश राजकीय चिकित्सालय की आशा वर्कर्स इन दिनों मानदेय नहीं मिलने से परेशान हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से जल्द रुका हुआ मानदेय देने की मांग की है। आपको बता दें कि आशा वर्कर्स अपने नवंबर 2022 से रुके हुए मानदेय को लेने की मांग को लेकर राजकीय चिकित्सालय में सीएमएस से मिलने पहुंची, मगर सीएमएस की अनुपस्थिति होने की वजह से आशा वर्कर्स अपनी मांग अस्पताल प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाई। इस दौरान आशा वर्कर्स ने बताया कि नवंबर 2022 से उनको अभी तक मानदेय नहीं मिल पाया है। कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन की ओर से केवल कोरा आश्वासन ही मिला है। यहां पर ऋषिकेश सीएमएस से जो आशा वर्कर्स हैं वो मिलने पहुंची, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पहुंची और मानदेय नहीं मिलने से जो उनका नवंबर 2022 से मानदेय रुका हुआ है उसे देने की मांग को लेकर वो पहुंची थी, लेकिन वो नहीं मिल पाई। उनकी तरफ से कहा गया कि शिकायत करने के बाद भी बार बार सिर्फ कोरा आश्वासन ही मिल रहा है। मानदेय नहीं मिलने से जो आशा वर्कर्स हैं वो बेहद परेशान नजर आ रही हैं। और इसी को लेकर जो आशा वर्कर्स हैं वो सीएमएस से मिलने भी पहुंची थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, जिस वजह से वो अपनी जो मांगे हैं, जो अपनी शिकायत है वो नहीं रख पाई। और अब आशा वर्कर की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नवंबर 2022 से उनका मानदेय अभी तक नहीं मिल पाया है। हमारे इस साल वित्तीय वर्ष को लेकर धन से संबंधित कई तरह की समस्याएं हैं। हम आशा और आशा फैसिलिटेटरों को पिछले 4 माह से मानदेय नहीं दिया गया और हम लोगों को पल्स पोलियो प्रोग्राम का 2 बार का पैसा नहीं मिला। हमसे पूरा काम लिया जाता है, कोई भी रिपोर्ट आती है हमें बोलते हैं कि तुरंत रिपोर्ट चाहिए, लेकिन हमें उसके बदले पैसा नहीं दिया जाता। अब नवंबर से अभी तक हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। मार्च फाइनल कर लो, पिछले साल पोलियो के जो पैसे थे 2 माह के वो भी नहीं दिए गए। जब भी बोलो अभी डाल देंगे, 1 हफ्ते में डाल देंगे, 10 दिन में डाल देंगे, इसके अलावा हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है। हमें पैसे नहीं मिलते, बस सिर्फ आश्वासन ही पूरे साल से हमें देते रहेंगे। देहरादून के सुप्रसिद्ध झंडा मेले को लेकर नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके बारे में महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि प्रशासन ने झंडे के मेले के लिए जितने हमारे नगर निगम के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है और प्रशासन भी इसको लेकर चिंतित है और जो व्यवस्थाएं प्रशासन को इस मेले के लिए करनी चाहिए वह भी कर रहा है। नगर निगम देहरादून भी इसके लिए तैयारियां कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि वे देवेंद्र दास महाराज जी से मिलेंगे। नगर निगम को कोई विशेष व्यवस्था करनी होगी तो उसके लिए महाराज जी से बात करेंगे।
झंडे के मेले के जितने हमारे वहाँ के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी है और प्रशासन भी इसको लेकर जो है चिंतित है और जो व्यवस्थाएं प्रशासन को करनी चाहिए वो कर रहा है। नगर निगम भी आज मेरे भी शाम को मैंने भी आदरणीय महंत जी से मिलना है, मैंने भी उनसे बात करी थी। तो जो भी महंत जी का जो आदेश होगा सफाई से संबंधित चाहे कोई हमें कोई व्यवस्था करनी हो उसके लिए हम जो है महंत जी से बात करके जो भी शहर के लिए अच्छे से अच्छी जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी हम करेंगे। यहां पर नगर निगम की तैयारियों जो हैं वो शुरू हो गई हैं, बैठकें यहां पर की गई हैं। महापौर सुनील उनियाल ने इसकी जानकारी दी है। देहरादून नगर निगम के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इस वर्ष का हाउस टैक्स नगर निगम ने 50 करोड़ वसूली का टारगेट निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 36 से 37 करोड़ हाउस टैक्स का कलेक्शन अब तक हो चुका है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने यह भी बताया कि अभी तक का कलेक्शन संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि फरवरी और मार्च में और बेहतर कलेक्शन कलेक्ट होने की उम्मीद है, जिसमें नगर निगम देहरादून अपने स्तर से कोशिश कर रहा है। लगता है कि अभी 36-37 करोड़ रुपए जो है हमारे आ चुके हैं और अभी मार्च का महीना चल रहा है। 80 सरकारी विभागों को भी जो है नोटिस गए हैं। सबके जो है अगर पैसे आ जाएंगे तो 50 करोड़ का भी हम इसको भी टारगेट पार करेंगे। उत्तराखंड में रेशम कीट उत्पादन करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की है। रेशम से जुड़े किसानों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के जरिए उत्तराखंड में रेशम कीट उत्पादन करने वाले लगभग 12,000 किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। रेशम कीट बीमा योजना के साथ साथ उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुनी करने और उनके जोखिम को कम करने के लिए पशुपालन और अन्य उत्पादनों को बेहतर करने वाले किसानों को भी इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एएसए की अध्यक्ष व चेयरमैन गिरजा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस योजना का शुभारंभ देवभूमि उत्तराखंड से किया है और इसमें पहले प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर 4 जिलों को इसमें लिया है। पहले प्रोजेक्ट के रूप में 250 किसानों को इससे जोड़ा गया है। तो हमने घोषणा की है कि शीघ्र ही इसको हम प्रदेश के जो 12,000 हमारे किसान हैं उनका प्रीमियम हमारी सरकार देगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।